जी चालू। जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 60। आज के लेक्चर में हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मजीद आगे लेके चलेंगे। अब हमने बड़े बड़े एरियाज जो हैं वो तकरीबन कर लिए। अब ऐसे एरियाज़ हैं जो मॉडरेट होंगे या शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे या दरमियाने होंगे, बड़े वाले एरियाज़ हमने कर लिए हैं। और अगर आप अभी तक हमने जितने एरियाज़ को कवर किया है उसका आपको समझ आ गया है कि प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आ रहा है, हमने उसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, तो ये चैप्टर की समझ आ गई आपको। ठीक है, अब सिर्फ एक काम रह गया है कि इन प्रोसीजर को याद भी करना है साथ साथ। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक पेज दिया। उस पेज के बारे में क्या मैंने ये आपसे ये कहा है कि सिर्फ यही पेज याद करना है? नहीं नहीं, इसको याद करना है। ये कीवर्ड्स हैं, एग्जाम में सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। एग्जाम में ये कीवर्ड्स में नहीं, सेंटेंस कहाँ से मिलेंगे आपको? बुक से। ठीक है, और जब बुक को पढ़ेंगे आपको सेंटेंस फॉर्म तो मिलेंगे ही साथ कुछ ऐसे एरियाज भी मिलेंगे जो यहाँ पे वन पेजर में नहीं है। तो वो क्यों नहीं है वन पेजर में? क्योंकि वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तो आई कैप अगर सेट करे जो चांस कम है तो पूछ सकता है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन छोड़ना उनको भी नहीं है, याद करना है। पहले वन पेजर को याद करना है, फिर जो कोई एरियाज या पार्ट्स रह जाएंगे तो फिर आपने बुक में से याद करने हैं। याद रखिए, आई कैप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं। हाँ, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा अहम होगी वो मैं आपको बता दिया करूँगा, उसके ऊपर हमने ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वन पेजर वो चीज़ है जो ज़्यादा अहम है इस चैप्टर में, इसके ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है जी, चलिए प्रीवियसली जो कुछ हमने पढ़ा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। जी शाबाश, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, यानी सब समझ आ गया? ये नहीं हो सकता, याद नहीं। चले कुछ ना कुछ तो याद हो ही गया होगा ना, है ना? कुछ ना कुछ। अब ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट हो गया काम, आहिस्ता आहिस्ता आगे मेहनत करते रहेंगे। हाँ, वो उसने एक प्रोसीजर में डिटेल में कहा हुआ है कि जब हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, कंफर्मेशन का प्रोसीजर उसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा स्टेप नंबर 1 कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाता है, स्टेप नंबर 2 कंफर्मेशन लेटर का जवाब आता है, डेटर या क्रेडिटर्स या किसी वजह से। स्टेप नंबर 3 हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। यहाँ तो वो पार्टी कहेगी सर आपने जो हमें इंफॉर्मेशन भेजी है ना कि क्लाइंट ने हमारा 50 लाख देना है, हमने उसे कितने लेने हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम इसे एग्री करते हैं, हमारा बैलेंस भी एग्री करता है। यानी जो बैलेंस हमने उसे कंफर्म करवाया, कंफर्मेशन लेटर में ऐसे ही होता है ना, डेटर से पूछता है बताओ तुमने हमारे क्लाइंट ने कह रहा है तुमसे 50 लाख लेने हैं, तुमने कितने पैसे देने हैं। बैंक को कंफर्मेशन लेटर लिखते हैं, उसमें यही लिखा होता है कि हमारा क्लाइंट कह रहा है उसके आपके पास जो अकाउंट मेंटेन हुआ उसमें 50 लाख है, 1 करोड़ है, बताइए आपके मुताबिक कितना बैलेंस है। तो जवाब आएगा, या तो वो कहेगा बैलेंस एग्रीड, बैलेंस एग्रीड हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, नो फर्दर वर्क नेसेसरी। लेकिन अगर उसने कहा बैलेंस नॉट एग्रीड, हमने 50 लाख भेजा था, वो 40 कह दे या 60 कह दे, तो इसका मतलब इसको हम कहते, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं ये सुन ले, इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेप्शन, इसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट। ठीक है, या कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जब एक्सेप्शन सामने आती है या डिसएग्रीमेंट सामने आता है, बताइए हमें इसमें क्या मजीद कुछ काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि जो फर्क आ रहा है किस चीज की वजह से आ रहा है। तो यही वो कह रहा है कि एक्सेप्शन अगर आइडेंटिफाई हो जाए ना, यानी हमने कोई और बैलेंस भेजा, उसने कोई और कंफर्म किया, अगर एक्सेप्शन सामने आ जाए तो हमने चुप करके नहीं बैठना, हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके उस एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना है, हल करना है, समझना है ये फर्क किसकी वजह से है, क्या ये हमारे क्लाइंट की गलती है या ये उस कंफर्मिंग पार्टी की गलती है। किसकी? कंफर्मिंग पार्टी की गलती है जिसको लेटर भेजा था, किसकी गलती है ये देखना है। ठीक है, जरूरी तो नहीं हमारे क्लाइंट का रिकॉर्ड ही गलत हो, आप समझ रहे होंगे, फर्क आया ना फटाफट एंट्री डालो क्लाइंट के रिकॉर्ड में, नहीं नहीं हो सकता है वो दूसरे एक पार्टी के रिकॉर्ड में। तो हम यही फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, हल करेंगे, देखेंगे मसला किस चीज का है, अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट जरूरी हुई तो करेंगे। क्लियर हो गया जी कंफर्मेशन का? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए 10 सेकंड के अंदर कंफर्मेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर 1 सेंड किया लेटर, स्टेप नंबर 2 रिसीव किया, स्टेप नंबर 3 पढ़ा, अगर डिफरेंस आया तो ये करना है, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं करना, बस शाबाश। और कोई क्वेश्चन? ये कंफर्मेशन का समझ लीजिए एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया। और कोई क्वेश्चन? कंफर्मेशन आपको पता है ये हमारा एक अहम प्रोसीजर है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, और आपको ये पता है इसके ऊपर पूरा इतना अहम है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर वाला नंबर है? चैप्टर 14, चैप्टर 14। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन नहीं? सब अच्छा है? हाँ, हाइब्रिड में से क्वेश्चन, शाबाश पूछिए मेरे भाई। एजिंग रिपोर्ट ऑफ रिसीवेबल, इसका थोड़ा सा समझ लीजिए।
जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एजिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना बेस्ड ऑन टाइम। किस टाइम कि कौन सा डेटा हमारा कितने दिन पहले क्रिएट हुआ, कौन सा डेटा हमारा कितना पुराना हुआ। तो ठीक है, हम एजिंग क्लासेस बता दें कि जिस डेटर को क्रिएट हुए 0 से 30 डेज हुए, अभी ताज़ा ताज़ा डेटर है, उसकी कैटेगरी अलहदा। जिसको 31 से फॉर एग्जांपल 60 डेज हो गए, उसकी कैटेगरी अलहदा। और 60 डेज से ज़्यादा वाला वो कैटेगरी, इसको कहते हैं एजिंग करना। एजिंग ऑफ रिसीवेबल का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम। वरना क्लासिफिकेशन के और भी बड़े तरीके हैं, ठीक है, लेकिन अगर बेस्ड ऑन टाइम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एजिंग। अच्छा, एजिंग ना सिर्फ ये कि डेटर्स की हो सकती है बल्कि क्रेडिटर्स की भी हो सकती है और इन्वेंट्री की भी हो सकती है। कुछ केसेस में क्रेडिटर की भी हो सकती है। परेशान नहीं होना आपने कि डेटर्स के लिए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसलिए करते हैं। डेटर्स में किस लिए करते हैं एजिंग, ताकि जो पुराने डेटर्स हैं उन पर प्रोविजन रिकॉर्ड कर सके। इन्वेंट्री के लिए भी एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, किस लिए, पुरानी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्रेडिटर के लिए क्यों बनाते हैं, उसमें तो प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर आज तक नहीं पड़ी, वो पढ़े। वो क्रेडिटर वाला जब एरिया आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिटर में एजिंग क्यों बनाते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा हुआ है वो पिक कर गए होंगे, क्योंकि हमने 3 साल पुराने वाले क्रेडिटर आइडेंटिफाई कर दिए। शाबाश, चलिए और क्या भाई, एजिंग समझ आ गई कि मजीद एक्सप्लेन किया जाए? ओके, बेहतरीन। और क्या क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं हम पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन 5। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने जब क्वेश्चन में कहे ना प्रोसीजर्स बताओ क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ क्या है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन। आपने जब केस स्टडी, किसी भी केस स्टडी को पढ़ना है ना, तो ये नहीं सोचना एक चीज है, पूरे ऑडिट में कोई भी केस स्टडी पढ़ेंगे ना, आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कौन सा इशू इन्वॉल्व है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए इसमें कौन कौन सा इशू इन्वॉल्व है। यानी याद रखें, सिर्फ एक इशू आइडेंटिफाई करके अपने दिमाग को बंद नहीं कर देना, शट डाउन नहीं कर, भाई मसला समझ आ गया। आई कैप अब क्या कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। इसका आपको तजर्बा बड़े अच्छे तरीके से हो गया होगा लीगल रिक्वायरमेंट्स में। लीगल रिक्वायरमेंट्स में था ना, स्पाउस, शेयर होल्डर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, 2 इश्यूज थे। कोड ऑफ एथिक्स में भी कुछ केस स्टडी में उसने जो कंटिन्यूस वाली केस स्टडी थी, कंटिन्यूस वाली याद है ना, उसमें 5-6 इश्यूज होते थे, ठीक है, एक। और बात किसी केस स्टडी में ऐसा भी एक पार्ट के अंदर उसने 2 इश्यूज पूछ लेता था। इसी तरह रिपोर्ट में भी आपने कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस की होगी, तो हर पार्ट को हम अलग अलग आंसर करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक पार्ट के अंदर भी मल्टीपल मिस स्टेटमेंट आ जाया करते थे। डेटर्स भी बैड डेट हो गए, इन्वेंट्री भी एब्सोल्यूट हो गई। याद है केस स्टडी थी, पता नहीं असाइनमेंट में हमने की क्या नहीं की, कि एक डेटर के ऑर्डर पे हमने स्पेशल इन्वेंट्री बनाई हुई है। डेटर के ऑर्डर पे बाज़ औक़ात ना कस्टमाइज्ड इन्वेंट्री, और वो डेटर बैंकरप्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप बैंकरप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, हालांकि इसके साथ साथ आप ये भूल गए इन्वेंट्री का भी जिक्र तो किया है, वो भी तो गई, वो अब रेगुलर प्राइस पे थोड़ी बिकेगी, कम हो गई। तो इसीलिए हर केस स्टडी में मल्टीपल इश्यूज होंगे नहीं, लेकिन आपने तैयार रहना है इस माइंडसेट के साथ, ठीक है। जैसे हर एरिया में मिस स्टेटमेंट होती नहीं है, लेकिन ऑडिटर काम इसी माइंडसेट के साथ करता है कि मिस स्टेटमेंट है ताकि वो आइडेंटिफाई करने के काबिल हो, ठीक है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे फिर ही मल्टीपल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना, तो तैयार है ना। फिर क्वेश्चन 5, सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई द मैटर दैट यू शुड कंसीडर। मैटर्स को अंडरलाइन करें इन द अबव सिचुएशन। एंड रिक्वायरमेंट में एंड का मतलब क्या होता है, दूसरी रिक्वायरमेंट आगे 2 in 1 है जी, 2 in 1। स्टेट द ऑडिट एविडेंस यू वुड एक्सपेक्ट, ऑडिट एविडेंस को भी अंडरलाइन करें। वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन योर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिटर काम करता है, वो पेजेस, जिन पेजेस पे काम करता है फॉर द ईयर एंडेड 30 December 2013। 2 चीजें पूछ रहा है, मैटर टू बी कंसीडर और एविडेंस। ये मैटर क्या होता है और एविडेंस क्या होता है भाई? एविडेंस तो का मतलब तो ऑडिट प्रोसीजर है ना, क्योंकि प्रोसीजर परफॉर्म करने से एविडेंस मिलता है। एविडेंस का मतलब ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस का मतलब क्या, मैटर्स टू कंसीडर क्या है कि बताओ, हाँ इसमें इश्यूज कौन कौन से हैं, किस एरिया का इशू है, क्या इशू है, तो वो तो पढ़ के बताएंगे। यू आर द ऑडिट मैनेजर रावी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 December 2013। यहां तक हमें किसी एरिया के बारे में, कोई किसी इशू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का, इस सेंटेंस का कोई इंपैक्ट नहीं हमारे सोल्यूशन पे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है भाई, अनऑडिटेड, और इसका अपोजिट क्या होता है,
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट, और रिपोर्ट साइन होने के बाद ऑडिटेड, शाबाश, ठीक है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल में डिस्क्लोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रुपीज 200 मिलियन, 2012 का 150 था, एंड टोटल एसेट रुपीज 5 बिलियन, 2012 का 4.8 बिलियन था। ये उसने फिगर्स किस लिए दी हुई हैं, मटीरियलिटी के लिए। अच्छा मुझे बताइए, प्रॉफिट तो दिया, साथ टोटल एसेट क्यों दिया, कंफ्यूज करें जल्दी जल्दी में टोटल एसेट्स के ऊपर। पूरे सेशन में कुछ भी आप हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही 5% लिया करेंगे। एग्जाम में शैतान आपको कहेगा यार ये टोटल एसेट दिया हुआ है ना, तो ये कोई ना कोई चक्कर जरूर है, ऐसा करो टोटल एसेट 5% ले लो। फिर छोटा शैतान कहेगा टोटल एसेट पे 5% नहीं, वो तो 1% लेते हैं। फिर आप कहेंगे ठीक है 1% लेते हैं। भैया ऐसा करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर आपने 5%, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट का 5% होगा। तो ये मटीरियलिटी की फिगर। अच्छा पिछले साल की फिगर भी दे दी, हालांकि वो तो इररिलेवेंट है। मुझे बताइए मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस साल की फिगर यूज करते हैं कि पिछले साल की, इस साल के फिगर्स, तो उसने डबल कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको। टोटल एसेट्स भी दे दिया, साथ में पिछले साल का प्रॉफिट। हमने कहा भाई हमें तो 200 मिलियन चाहिए, 200 का 5% लगाए। अच्छा फिर कह रहा है आरपीएल हैज बीन अवार्डेड ए 20-year पेटेंट राइट्स फॉर ए न्यू ड्रग विद ए ब्रांड नेम ऑफ डेंकोल। द ड्रग हैज बीन डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 400 मिलियन। पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम लाइन यही है। वैसे 20-year पेटेंट है, 20-year पेटेंट, उसमें हमें इसमें दो चीजें दी, एक 20 साल का पेटेंट राइट हमें मिले, और फिर दूसरा हमने इसमें डेवलप्ड का लफ्ज ना पूरे केस स्टडी में सबसे अहम है। डेवलप्ड का लफ्ज, एक लफ्ज अगर आप कहें ना जिसमें पूरी केस स्टडी की जान है, वो लफ्ज है डेवलप, जिससे हमें पता चला है कि इसने कुछ डेवलप किया है। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। हाँ ये गुडविल थोड़ा ही है, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट का केस है, गुडविल का केस नहीं है, गुडविल का केस नहीं। अच्छा अब आपने इसमें मैटर क्या कंसीडर करना है, मसला क्या है। हमारा पहला मसला ये होता है कि ये मटेरियल है कि नहीं। पहला मैटर टू कंसीडर क्या है, तो पहले तो मैटर टू कंसीडर में आप ये बता देंगे मटेरियल है कि नहीं। दूसरा मसला ये है कि क्या इसकी सही रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं, तो आपने इसका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, इसका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि रिसर्च कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मीटिंग क्राइटेरिया शुड बी कैपिटलाइज। भाई यही कंसीडर करेंगे ना, यही कंसीडर। और अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, यही 2 स्टेप रिपोर्ट में भी हम लिखते थे चैप्टर 4 में। इशू क्या है, इशू क्या है, और मटीरियलिटी लेवल, उसमें भी वो इसी अल्फाज के साथ व्हाट मैटर और क्या कहता है सिग्निफिकेंट मैटर्स यू वुड कंसीडर। बाजू का 3 अल्फाज के साथ भी पूछ लेता था ना रिपोर्ट का क्वेश्चन, किन अल्फाज के साथ, मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस। वो नीचे एग्जाम टिप में बताई भी थी ये बात, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है, वही यहाँ पे भी पूछ रहा है, वही यहाँ पे पूछ रहा है मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस तो यही है पहला कि भाई ये मटेरियल है कि नहीं, इमटेरियल होता है इसको इधर ही पार कर देते हैं। मटेरियल है, फिर आगे क्या डिसाइड करना है, सही रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। अब ये तो मैटर हो गया, अब ये सही रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, इसके लिए एविडेंस क्या होगा, इसके लिए एविडेंस क्या होगा, क्राइटेरिया, वही डेवलपमेंट का। अब देखिए सही जगह पे पहुंच गए ना, अब आगे आपकी हिम्मत है। अब डेवलपमेंट, क्या आप इस केस को पढ़ के इस नतीजे पे पहुंच गए कि डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर्स लिखने हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्लियर। कोई और इशू अराइज हो रहा है? बेटी ये हैं कोई, ये हैं क्लास में हाइब्रिड में, कोई नहीं, चले चले कोई बात नहीं। कोई और इशू राइज हो रहा है? हाँ, और इशू क्या राइज हो रहा है? सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज हुई, डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज हुई, एक और चीज भी कैपिटलाइज हुई है, रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं पे नहीं लिखा। पेटेंट्स भी रजिस्टर करवाए हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट अलहदा इंटेंजिबल है, पेटेंट अलहदा है। ये आपको याद है हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, तो गुडविल तो है ही नहीं, डेवलपमेंट अलहदा, अदर, ये पेटेंट अदर। तो इसमें एक एरिया डिस्कस करना है सिर्फ डेवलपमेंट वाला के पेटेंट्स वाला, अदर इंटेंजिबल भी फिर देख लें, दो इश्यूज हैं, फिर देख लें, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि सोल्यूशन में एक ही लिखा है, अगर एक ही लिखा है तो आप दूसरा भी लिख दें, ठीक है। एक लिखा हुआ तो नहीं लिखा, दूसरा तो लिख लें, आएगा। पेटेंट इसी प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन नेचर डिफरेंट है ना, इंटेंजिबल एसेट तो अलग है। एक ही डेटर के लिए इन्वेंट्री बनाई हुई थी, बैड डेट हो गया, तो इन्वेंट्री पे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट रिगार्ड करेंगे कि वो अलग इशू है, अलग इशू है ना, ठीक है। तो इसमें जी जी सर, ये जो
डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, फिर ये भी इंटेंजिबल है, ये भी इंटेंजिबल डेवलप कर रहे हैं, हाँ? जो पेटेंट जो पेटेंट है वो भी इंटेंजिबल है, तो इसी में नहीं आएगा। इसी में क्यों नहीं आएगा? शाबाश। आपको जब ये इंटेंजिबल का प्रोसीजर स्टार्ट करवाए थे तो 3 कैटेगरीज बनाई थी, कौन कौन सी? गुडविल, डेवलपमेंट का, अदर इंटेंजिबल। तो ये चूंकि हमें इन्होंने बताया कि अदर इंटेंजिबल्स का वेरिफिकेशन के प्रोसीजर अलहदा हैं, प्रोसीजर अलहदा है ना। चलें आप कोई नहीं गोली मारे मार्क्स से, नहीं नहीं आपको नहीं, इस इशू को चलें, नहीं नहीं मैं समझा रहा हूँ भाई, इसलिए आता है। आपको लग रहा है कि चूंकि पेटेंट्स उसके साथ ही हैं अटैच तो इकट्ठे ही वेरीफाई इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन प्रोसीजर अलग है। चले फर्ज कीजिए अगर आप इससे नहीं एग्री करते, स्टिल पेटेंट्स को छोड़ दें फिर, लेकिन डेवलपमेंट कास्ट के प्रोसीजर सारे लिखने हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कास्ट के प्रोसीजर भी लिख देते हैं मार्क्स जस्टिफाई कर देंगे आपके सोल्यूशन को। मार्क्स हैं 6, 2 नंबर मैटर्स के होंगे, 1 नंबर मटेरियलिटी डिटरमिन करने का, कैलकुलेशन का, और 1 नंबर होगा उस इशू को डिस्कस करने का कि हमने इसमें कैपिटलाइजेशन देखनी है कि रिसर्च वाली सारी एक्सपेंस आउट हो जाए, डेवलपमेंट। बाकी 4 नंबर होंगे प्रोसीजर के। तो मेरा ख्याल अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कास्ट के प्रोसीजर भी लिख दें तो भी वो काफी है, ठीक है। लेकिन एक दफा घर जाके थोड़ा सोचिएगा कि क्या पेटेंट्स के लिए हमने अलहदा पेमेंट की है, अलहदा एक्सपेंसेस किए हैं, क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलहदा लाइन आइटम आती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरिया अलहदा आता है ना तो फिर हमारे प्रोसीजर भी अलहदा होंगे, क्योंकि वो अलहदा एरिया बन जाता है। लेकिन बहरहाल ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना क्रिटिकल होता तो मैं जाहिर है इसको आर्गू करता जी। दोनों के लिखेंगे तो सारे लिखेंगे, दोनों के लिखेंगे तो सारे लिखेंगे। मेरा ख्याल है ज्यादा फोकस डेवलपमेंट कास्ट पे करें और थोड़ा सा फोकस कर लीजिए न्यू ड्रग के, ये पेटेंट राइट के ऊपर, इसको फोकस कम रखेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर प्रोसीजर। ये प्रोसीजर याद है ना, ये प्रोसीजर मैं अब आपसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको याद होंगे। सबसे अहम एक प्रोसीजर बता दें, साथ वाले भाई नहीं बता, एक बता दे, एक बता दे, नहीं अच्छा फिर मेरे से ये सवाल पूछे सर स्टूडेंट्स ऑडिट में फेल क्यों होते हैं, ये पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जी, चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की। लिस्ट डाउन एनी 5 की ऑडिट प्रोसीजर। ये की ऑडिट प्रोसीजर क्या भाई, ऑडिट प्रोसीजर को ही की ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं या इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं, वो कोई नई थोड़ी कैटेगरी आ जानी है। कुछ वैसे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, बता दूं रूटीन नेचर के, वो हर एरिया में परफॉर्म करने ही करने हैं। जैसे एग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हर एरिया में परफॉर्म करना ही करना है। डिस्क्लोजर हर एरिया में परफॉर्म कर, स्कैन लेजर हर एरिया में परफॉर्म करना ही करना। नॉर्मली वो एग्जामिनर कह रहा था, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ना प्रोसीजर, वो उन्होंने फार्मूला लगाया होता है बच्चों ने, निंजा अप्रोच। निंजा अप्रोच क्या है भाई, वो 3-4 प्रोसीजर याद कर लें जो ज्यादातर एरियाज में आते हैं, कोई भी एरिया पूछेगा फिट कर देंगे। वो कहता है मुझे निंजा अप्रोच ना सिखाएं, मुझे वो स्पेसिफिक प्रोसीजर बताएं जो अहम वाले हैं, ऐसे नहीं जो हर जगह फिट हो जाए, वो नहीं मेरे को चाहिए। तो कौन से चाहिए? स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, ठीक है। लिस्ट डाउन एनी 5, इसलिए वो की से उसकी मुराद ये होती है कि वो जनरल रूटीन वाले ना लिख देना, एग्री डिस्क्लोजर जो इससे रिलेट करते हैं स्पेसिफिकली। वो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल रिसीवेबल, डेटर्स के प्रोसीजर, ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो गया। और इसमें क्या पूरे डेटर्स के प्रोसीजर हमने लिखने हैं? कौन से? सिर्फ वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के। अच्छा इसमें एनआरवी ऑफ सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट में एक प्रोसीजर था, मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर था? कैश रिकवरी, कैश। अच्छा सुन ले, 2 प्रोसीजर बता रहा हूं, जो स्टूडेंट दोनों में फर्क बताएगा 100, लेकिन हाथ उठाना है। पहला प्रोसीजर बताना है फर्क है कि नहीं, अगर फर्क है तो क्या है। पहला प्रोसीजर, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डेटर्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ 31 दिसंबर एंड चेक वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दीज डेटर्स आफ्टर द ईयर एंड। वो फर्क समझाया? डाटा सेलेक्ट किया 31 नंबर को और ईयर एंड के बाद देखा कैश रिसीव हुआ कि नहीं। दूसरा प्रोसीजर, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ कैश रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड चेक वेदर डेटर एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। समझ आया फर्क? 1 2 3 4 दोनों में फर्क है क्या? अच्छा अपनी जजमेंट की बेस पे पूछूंगे जिन्होंने पहले हाथ उठाया, ये पहले हाथ, चलिए ठीक है, पहले मेरा ख्याल है आपने आधा सा हाथ तो पूरे क्वेश्चन में उठाया हुआ था। पहले केस में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं और वैल्यूएशन भी।
ठीक है, और दूसरे में शाबाश, दूसरे में कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, पहले में एग्जिस्टेंस कि ये रेंट के बाद कैश ओ डेटर था तो पैसा आया है ना होता तो पैसा कहां से आता। और दूसरे केस में क्या करे, कंप्लीट कि ये रेंट के बाद जो कैश रिसीव हुआ है वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ था नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए आपने आपके लिए एक और क्वेश्चन। दो प्रोसीजर है, दोनों में फर्क बताना है आपने। पहला प्रोसीजर, अच्छा अगर इन्होंने जवाब ना दिया ना तो फिर जो भी स्टूडेंट होगा इसलिए आप भी ध्यान से सुने, उनसे पूछा जाए। पहला प्रोसीजर, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ क्रेडिटर्स फ्रॉम लिस्ट एज ऑन 31 दिसंबर एंड चेक इंस्पेक्टेड वेदर कैश हैज बीन पेड आफ्टर द ईयर एंड। पहला प्रोसीजर ये। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ कैश पेड आफ्टर द ईयर एंड and inspected whether creditor is appearing in list of 31 दिसंबर। दो प्रोसीजर। एक मिनट पहले, अच्छा जल्दी जल्दी बात को जज्बाती होके ना मुंह से गलत अल्फाज निकल जाते हैं तो तसल्ली से जवाब देना। पहले वाले में कंप्लीटनेस चेक हो रही है और दूसरे वाले में एग्जिस्टेंस चेक हो रही है। क्या मशवरा उस्ताद, फिर तजर्बा होता है। और कोई स्टूडेंट अब रहने दे, अब तो हो ही गया मसला हल। अब जवाब दे दें लेकिन इनाम नहीं है। पहले जज्बाती कर दिया यार, जरूरतमंद की बात है तो फिर तो हम भी बड़े जरूरतमंद है। चल मेरा भाई बता दे। पहले वाला एग्जिस्टेंस है और दूसरे वाला कंप्लीटनेस। शाबाश, पहले वाला कंप्लीटनेस बताया था ना। हाँ, पहले वाला एग्जिस्टेंस और दूसरे वाला कंप्लीटनेस। शाबाश। तो ये प्रोसीजर। बाकी वो एक और प्रोसीजर बता दें। अच्छे वाला कोई सुंदर सा ऐसे का इतने से पैसों में इतनी प्रोसीजर बस। चले ठीक है, और कोई प्रोसीजर? एजिंग रिपोर्ट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं तो रिप्रोडक्शन। अच्छा अब ये आया हमारा क्वेश्चन, अब ये और केस स्टडी है अटेंटिव होके। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहे फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस डिस्कस द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछ रहा, ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर दें, ठीक है। इंपैक्ट यानी हमने उसे बताना है कैपिटलाइज होगा, एक्सपेंस आउट होगा कि नहीं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी कि नहीं, जो भी काउंटिंग ट्रीटमेंट बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? काउंटिंग ट्रीटमेंट बताना क्या होगा। ये काउंटिंग का सवाल है, ये वैसे ऑडिटर का सवाल है ही नहीं, कोई बात नहीं, ऑडिटर को भी अकाउंटिंग आनी चाहिए ना। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम। ऑडिट प्रोसीजर बताओ जो टीम परफॉर्म करेगी उस सिचुएशन में, ये ऑडिट का सवाल। अच्छा नीचे कह रहा है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं चाहिए, लिखना ना, नंबर नहीं मिलेगा, लिख दिया तो 0 कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जाया वो क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं। पहला क्वेश्चन अभी पहले पढ़ते हैं स्टार्ट से, सलाम दुआ भी करते हैं ना, अच्छी बात। कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 आर प्रेजेंटली अंडर योर कंसीडरेशन। पूरे सेंटेंस में किस चीज को अंडरलाइन करना है? डेट सब्सिक्वेंट इवेंट्स में डिसाइड करने में काम आती है। पहला, क्वालिटी फूड्स लिमिटेड हैज बीन फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज एंड इज हेवीली रिलायंट ऑन ए बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच वाज ड्यू फॉर रिन्यूअल ऑन 15 फरवरी 2022। Management has informed you that negotiation with the bank are underway and is expected that bank overdraft limit will be renewed in next few days. मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की इवेंट या कंडीशन आ रही है? अच्छा मेरा दूसरा और ज्यादा अहम क्वेश्चन, यहां पे हमें वो गोइंग कंसर्न वाले में दो तरह के प्रोसीजर थे, एक थे टू आइडेंटिफाई इवेंट या कंडीशन और एक थे ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट या कंडीशन। यहाँ पे टू आइडेंटिफाई वाले तो नहीं आएंगे, इश्यू आइडेंटिफाई हो चुका है। यहाँ पे ऑन आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसीजर भी नहीं आएंगे। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? हालांकि आने चाहिए थे, प्रैक्टिस में करते भी हैं इस सोल्यूशन में, क्योंकि इसमें उसने हमें स्पेसिफिक इवेंट बता दिया है। तो हम वो जर्नल वाले प्रोसीजर लिख दे
जो ओन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इवेंट परफॉर्म, एडिशनल प्रोसीजर याद है ना, वो जनरल वाले प्रोसीजर लिख दें कि अब हमारे प्रोसीजर इस स्पेसिफिक इशू जो उसने डिस्कस किया है, जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का मसला अराइज हो रहा है, हमारे प्रोसीजर स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर फोकस होने चाहिए कि वो जनरल वाले होने चाहिए, एडिशनल स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक में अगर नंबर पूरे ना हो, फिर आप वो जो जनरल वाले प्रोसीजर लिखे हुए थे ना चैप्टर 4 में, एडिशनल प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफिकेशन, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे फोकस किसके ऊपर करना है? वो जनरल वाले प्रोसीजर याद है? कोई स्टूडेंट जो सुना दे गोइंग कंसर्न के वो एडिशनल प्रोसीजर्स, एक नहीं, एक आता है। हाँ, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट अगर बनाई है तो उसको वैल्यूएट कीजिए। असम्पशंस पोर्टेबल है कि रीजनेबल है कि नहीं, डाटा रिलायबल है कि नहीं, लीगल काउंसिल से इंस्पेक्ट कर लें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर स्टडी करने हैं, लोन एग्रीमेंट, शाबाश। अच्छा, अब वो तो सारे जनरल हो गए। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली लोन से रिलेटेड प्रोसीजर लिखे, तो भाई ये बड़ा पॉइंट था, ये कंसेप्ट ये पिक कर लिया आपने। प्रोसीजर्स आएंगे गोइंग कंसर्न वाले ही, लेकिन पहले हमने फोकस करना है किसके ऊपर? स्पेसिफिक। याद रखें, किसी भी केस स्टडी में उसने स्पेसिफिक इवेंट बता दिया ना, सॉल्यूशन में उस स्पेसिफिक इवेंट को डिस्कस करना फर्ज होता है हम पे। कोई भी स्पेसिफिक इशू उसने क्वेश्चन में बता दिया केस स्टडी में, हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है हमने अपने सॉल्यूशन में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अब हम जो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन है उससे रिलेटेड प्रोसीजर वो क्या हो सकते हैं? बैंक लोन को रीड करे, लोन एग्रीमेंट को रीड किया जाए, बैंक के साथ जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन है उसको पढ़ा जाए, ठीक है। इसके बाद देखा जाए ईयर एंड के बाद बैंक का क्या अप्रूवल हो गया कि नहीं, लोन का बैंक की अप्रूवल दे दी कि नहीं, बैंक की तरफ से अप्रूवल अगर आ गई उसको चेक कर लेंगे, और फिर देखेंगे क्या अल्टरनेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे फर्दर शेयर इशू करने का प्लान, जैसे किसी डायरेक्टर्स की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन देने का प्लान, जैसे बाजुकात किसी होल्डिंग कंपनी की तरफ से कह दिया जाता है कि अगर बैंक ने रिफ्यूज कर दिया हम आपको लोन दे देंगे, वो कैश हमने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, वो इस तरह की सिचुएशन में दी जाती है। तो ये हमारे प्रोसीजर क्या होंगे? फोकस्ड होंगे किस की तरफ? जनरल गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर की तरफ के जो उसने इवेंट बताया। हाँ, ये इवेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने के बाद, जो कि इस केस में लोन वाला केस है, ठीक है, ये लिखने के बाद आपको अगर लगे कि मटेरियल कम है तो फिर आप वो जो चैप्टर 4 जनरल प्रोसीजर ना, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट वगैरह वाले वो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें वो जनरल है, वो हर गोइंग कंसर्न के इशू में फिट हो जाएंगे। हमने वो फिट कर सकते हैं, इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन कब? पहले स्पेसिफिक इशू फिर जनरल। भाई ये बात समझ आ गई? तो इसमें प्रोसीजर। अच्छा, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेट, तो प्रोसीजर की बात कर, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो तो भूल गए हम। अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो हाँ देखा जाएगा, अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है तो फिर इसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाए, और अगर गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। शाबाश, ये भाई जरूरतमंद लग रहे हैं आप। इन्होंने भाई, मेरा भाई मुझे बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस, इसका मतलब क्या है? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज करंट में क्लासिफाई होंगे। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। एक मेजरमेंट का भी रूल था, वो बता दे 100 रुपया आपका। ये तो क्लासिफिकेशन का रूल बताया एक में नहीं भाई जान, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे। हाँ, एक तो जरूरतमंद हो फिर याद नहीं करते ऐसे तो ना। अच्छा ठीक है। फिर भाई ये समझ लगी आपको लिक्विडेशन बेसिस का मतलब क्या है? आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द जी मेरे भाई पूछे, स्पेसिफिक प्रोसीजर बुक में नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे। अच्छा, घर वालों ने आपको 2 किलो सेब लेने के लिए भेजा, इसके प्रोसीजर बुक में लिखे हुए हैं, बताइए क्या होंगे? जजमेंट अप्लाई कीजिए। आप कैसे घर वालों को कन्विंस करेंगे कि जो उन्होंने पैसे जिस मकसद के लिए दिए थे उधर ही लगे? बताइए क्या करें? स्टेप नंबर 1, रसीद उनको ला के देंगे है? और स्टेप नंबर 2 से फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा देंगे। भाई हो गया कि नहीं? इसी तरह जजमेंट मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, बुक में अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है, हाँ जजमेंट अप्लाई करनी। असल में लिखी हुई है वो एरिया भी हमने नहीं पढ़ा, लिखी हुई है एरिया भी नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आप जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं ना। बी,
During the year, Delta Limited has recognized an intangible assets of rupees 55 million in respect of development cost of yes, development cost. किसको underline करना है? Of a software which DL expects to market in future. Market research conducted by DL indicated a promising demand for such software. इसका मतलब है वो जो क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है हल्का हल्का, वो जो था इनकम आएगी, बिल्कुल बिल्कुल. In November 2021, one of DL's competitors successfully launched a similar software with the help of high foreign investment. It has helped them to capture a large market share in a short span of time. फिर कह रहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है. चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था. अच्छा अब इसमें बताइए इश्यूज बताइए. इश्यूज कौन स्टूडेंट बताए? शाबाश, हाथ उठाए. कौन जी? एक इशू उन्होंने बताया डेवलपमेंट कॉस्ट का, ये तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब क्राइटेरिया मेट होगा. बेहतरीन. इसमें दो इश्यूज हैं, एक इशू नहीं है. ठीक है. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं एक ही इशू है इंपेयरमेंट वाला, क्योंकि कंपेटिटर आ गया तो हमारी प्रोडक्ट नहीं चलेगी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन टेक्नोलॉजी बेहतर है, हमारी प्रोडक्ट इंपेयर. लेकिन याद रखिए चूंकि कैपिटलाइज भी ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, कैपिटलाइज भी, तो कैपिटलाइजेशन के भी प्रोसीजर आएंगे और इंपेयरमेंट के भी आएंगे. शाबाश, बेहतरीन. इस बात से एग्री करते हैं कि कैपिटलाइजेशन के भी आएंगे, कैपिटलाइजेशन भी उसी साल हो रही है, इंपेयरमेंट भी उसी साल हो रही है. हाँ अगर कहता कि कैपिटलाइज लास्ट ईयर में किया था और कंपेटिटर इस साल में है, फिर सिर्फ इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिखते हैं. ये बड़ा डिसीजन होता है केस स्टडी में. बाकी प्रोसीजर लिखते हुए एक दो ऊपर नीचे हो गए, कुछ जेल में आया कुछ नहीं, ये रूटीन का. इसकी वजह से बच्चा फेल नहीं होता. जेल में रखिएगा, स्टूडेंट फेल कब होगा, तो बड़ा डिसीजन गलत कर देगा. अब आप खुद सोचें, अगर आपने इंपेयरमेंट के सारे लिख भी दिए लेकिन वो डेवलपमेंट के ना लिखे, तो अगर ये परफेक्ट भी हो तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, और अगर जरा भी गलती हो गई तो आप पासिंग मार्क्स से नीचे चले जाएंगे. इसीलिए बड़ा जो मसला बताया था, प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस. पूरे ऑडिट में अगर आप मुझसे कहें ना सर सारा ऑडिट, वैसे तो मैं इस काबिल नहीं हूं लेकिन एडवाइस दे रहा हूं. दो चीजें. पहला, बगैर एविडेंस किसी पे ट्रस्ट नहीं करना. ठीक है, ये लेसन, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर. और दूसरा, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस. प्लानिंग अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी. प्लानिंग फार है तो परफॉर्मेंस जितनी मर्जी उसके मुताबिक कर ले वो फार. भाई क्लियर ये तो. अब इसमें डिटेल प्रोसीजर बताने की जरूरत तो नहीं है. इंपेयरमेंट के प्रोसीजर आपको पता है ना? पता है? नहीं पता? जिससे पूछा उसको नहीं पता है ना प्रोसीजर, बताने की जरूरत तो नहीं है. फिर आप बताइए. हाँ बता ना, बता मेरा भाई. फिक्स एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड, वो तो डेप्रिसिएशन होती है फिक्स एसेट रजिस्टर. हाँ इंपेयरमेंट भाई सबसे पहले स्टार्ट क्लाइंट को कहेंगे भाई इंपेयरमेंट टेस्ट, क्लाइंट की जिम्मेदारी ना पहला इंपेयरमेंट टेस्ट. ये इंडिकेशन फॉर इंपेयरमेंट आ गई है ना. अब इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन क्लाइंट ने करनी है. कैलकुलेशन क्लाइंट से करवाएंगे, फिर हम उसको रीचेक करेंगे, उसकी अजम्पशन और एस्टिमेट्स देखेंगे रीजनेबल हैं कि नहीं. सक्सेसफुल कंपेटिटर है तो उन्होंने कहा ये गोइंग कंसर्न का इशू भी अराइज होता है. ठीक है, देखें ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट्स कितने हैं. अगर तो प्रोडक्ट एक ही हो या मोस्ट सिग्निफिकेंट हो फिर इशू राइज होगा, वरना नहीं. क्या क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि ये, तो फिर हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए. ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कह दे मेजर डेटर. मेजर डेटर अगर सिर्फ कह दे तो वो उसमें प्रोविजन का मसला तो आएगा, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं आएगा जब तक वो ये ना बता दे कि ये लार्जेस्ट भी था. और लार्जेस्ट के बारे में क्या इंडिकेशन देता है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बता देता है. ठीक है, वो ना एग्जामिनर कोशिश करता है आपको क्लियर इंफॉर्मेशन ना दे, हल्की हल्की इंफॉर्मेशन जिसे आप अंदाजा लगा लें. तो वो आपको क्लियर नहीं कहेगा लार्जेस्ट, कहेगा 30% रेवेन्यू उसको सेल कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर. जब उसने आपको गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाना होगा ना, क्लियरली नहीं कहेगा गोइंग कंसर्न, वो कहेगा एक ही फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई. उसने आपको नहीं लेके जाना होगा ना तो कहेगा 3 फैक्ट्रीज थी एक में आग लग गई. ठीक है, एक वैसे में से कहा था 7 में से 3 फैक्ट्रीज बंद कर दी थी, याद है? तो गोइंग कंसर्न का इशू राइज हुआ था क्या? बाकी 4 तो चल रही हैं. तो वो आपको छुपा के इंफॉर्मेशन देता है. जब उसने माइनर मेजर के बारे में कहना हो, बताना हो, तो क्लियरली नहीं कहेगा उसकी एज 16 साल है कि उसकी 26 साल है. वो कहेगा पार्टनर का बेटा जो है या कोई वो फर्म में मैनेजर है. अब इस इंफॉर्मेशन से क्या हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि वो मेजर है? बिल्कुल ठीक है जी. तो इसमें गोइंग कंसर्न का इशू राइज नहीं हो रहा, उस तरफ हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा. दो इश्यूज राइज, कैपिटलाइजेशन के,
क्लियर जी। अच्छा आगे यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन रिवॉर्ड पूछ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, कह रहा नहीं रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या बैठ, हाँ इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इफ क्या होता था, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स, क्या रिकवरेबल अमाउंट बोलते थे, हाँ रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, इफ कैरिंग अमाउंट, यही इम्पैक्ट है इम्पेयरमेंट लॉस। एंड वो क्या, कंडीशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स, जो इम्पेयरमेंट की कंडीशन डिस्क्लोज करनी होती है ना, बताया था ना C5 लेवल से पूछ लिया था क्वेश्चन कि CFO ने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कह रहा है डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हमने मिस स्टेटमेंट है, तो हमने इम्पेयरमेंट के डिस्क्लोजर भी होता है उसको भी दे, रिवैल्यूएशन का डिस्क्लोजर होता है, तो क्या आपका क्या ख्याल है इम्पेयरमेंट का नहीं होता होगा, सब भी होता है। चले जी, इतना को ट्रीटमेंट काफी है। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है ना इसको छोड़ते हैं, मैं चाह रहा हूं, हाँ हम आगे, ये तो फिर कर लेंगे, ये कहाँ जा रहा भाग के, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, ये कहीं नहीं भाग के जा रहा, चलिए जी, यहाँ नहीं जाना, आ जाना, जी आज हमारा कौन कौन सा एरिया था, और ट्रेड अक्रूवल था। चलिए अच्छा पहले अगेन आपकी जजमेंट, अक्रूड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं क्लाइंट की बैलेंस शीट में, कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले बताए अक्रूवल होती किस किस चीज की है, एक्सपेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सैलरीज पेएबल, यूटिलिटी बिल्स पेएबल, रेंट पेएबल, कोई टैक्स पेएबल, ठीक है ये पेएबल्स हैं। आप इनके प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे अपनी जजमेंट की बेस पे बताइए, नहीं तरतीब से चलें। स्टेप नंबर 1 सारी लिस्ट लेके उसे बैलेंस शीट की अमाउंट के साथ मैच ना कर लें पहले, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उसको पिछले साल के साथ कंपेयर ना कर लें, कि दो चीजें देखने के लिए, दो चीजें, एक ये कि सारी लाइन आइटम सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई है, ये ना पिछले साल रेंट अक्रू हुआ था इस साल हुआ ही नहीं, ये देख, और दूसरा अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। जब हम कंपेयर करेंगे ना पिछले साल के साथ रिसीवेबल जितने भी यहाँ पेबल्स होते हैं, एक्रूवल रिसीवेबल वगैरह, तो दो चीजें देखते हैं कंपेयर, पहला ये जो इस साल पेबल्स हैं पिछले साल भी इतने ही थे कि नहीं, नंबर ऑफ एरियाज, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ एरिया के अमाउंट भी रीजनेबल है कि नहीं। अच्छा फिर इसके बाद और क्या प्रोसीजर होंगे, थर्ड प्रोसीजर रीजनेबलनेस कैसे चेक करेंगे, वो देखेंगे इसको एक्सपेंस के साथ रिलेट करके, कि सैलरीज पेएबल है तो सैलरीज पेएबल की अमाउंट कौन सी होनी चाहिए भला, जो एक्रूवल में रिकॉर्ड हुई है, जो एक्सपेंस जो पूरे साल का एक्सपेंस है वो पेएबल में होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, आखिरी महीने का, शाबाश, आखिरी महीने का पेएबल, और ये तो पेएबल रिकॉर्ड देख लिया आपने, फिर और क्या देखना चाहिए, सब्सिक्वेंटली पेमेंट हो गई कि नहीं, शाबाश, यही 4 प्रोसीजर सबसे अहम है, ठीक है। लिस्ट बना के मैच कर लिया, फिर कंपेयर कर लिया, फिर एक्सपेंस के साथ इसका रिलेशन देख लिया डबल एंट्री की वजह से, और ईयर एंड के बाद देख लिया पेमेंट हुई कि नहीं। देखते हैं जरा वो क्या कहता है, कहता है परफॉर्म एनालिटिकल, कंपेयर करो, चेक अमाउंट देख लो विद पेरोल शीट, के आखिरी महीने की पेरोल शीट सैलरीज एक्सपेंस, उसके साथ ये पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, अदर मंथ, प्रीवियस मंथ, ये किसके साथ क्या कर रहा है, पेरोल शीट के जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ है वो उस महीने की पेरोल शीट से मैच करना चाहिए। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू टेस्ट रीजनेबलनेस ऑफ अक्रूड बैलेंस, फॉर एग्जांपल बाय कंपेयरिंग विद पेरोल ऑफ अदर मंथ्स या प्रीवियस मंथ्स। इसमें क्या कर रहा है, पिछले साल के साथ कंपेयर, इसमें क्या कर रहा है, चेक अमाउंट ऑफ अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज बाय कंपेयरिंग विद पेरोल शीट, हर महीने की पेरोल शीट ज्यादा बनती है। थर्ड, चेक पेमेंट ऑफ अक्रूड वेजेस सैलरी आफ्टर द ईयर एंड के बाद। फिर कंसीडर विच एडिशनल आइटम शुड बी अक्रूड फॉर ईयर एंड फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम बोनस। बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी आइटम होती है, ये रह जाती है, बड़ी बड़ी रिकॉर्ड हो जाती हैं, ये छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, ओवर टाइम किसी को दिया है, कोई बोनस वगैरह देने हैं, कोई कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, पढ़ा होगा आपने टैक्स में या किसी और सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल शाबाश। एक प्रोसीजर इसमें नहीं लिखा हुआ जो कि होना चाहिए था, एक प्रोसीजर,
भाई प्रोसीजर बताना है कौन सा प्रोसीजर है। जी जी नहीं, एम्प्लॉय को एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उसके मुताबिक सैलरी हो रही है, वो अहम नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसका बैलेंस, क्लोजिंग यानी एग्री कर लिया जाए जो टोटल है वो लायबिलिटी का मैच नहीं, कंप्लीटनेस का प्रोसीजर यानी ईयर एंड के बाद जो पेमेंट हुई है उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखना है वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये प्रोसीजर मैंने आपको क्रेडिटर के कंटेक्स्ट में बताया था, लेकिन ये हर लायबिलिटी में परफॉर्म होता है, हर लायबिलिटी में देखने के लिए। मैंने प्रोसीजर पूछा था, आपने असर्शन बताई थी, मैंने इसीलिए इसके बाद खास तौर पे कहा था प्रोसीजर बताएं। थर्ड पे वही वाला प्रोसीजर नहीं, थर्ड वाला प्रोसीजर है कि आपने पेमेंट को सेलेक्ट किया, ये बैलेंस को सेलेक्ट किया और उसके बाद देखा पेमेंट ईयर एंड के बाद पेमेंट हुई कि नहीं। हाँ जी, ये A to B चल रहा है, B to A नहीं आ रहा। प्रोसीजर फॉर अक्रूवल ऑफ अदर एक्सपेंसेस, ये कौन सी वाली अक्रूवल थी, प्रोसीजर फॉर अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, इसका था वेजेस एंड सैलरीज का था। ये है अदर एक्सपेंसेस जो वेजेस एंड सैलरीज के अलावा भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये इसका मतलब है उसने अक्रूड वेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सैलरीज का अलहदा अक्रूवल, क्योंकि सैलरी सबसे अलहदा करने की रीजन शायद ये होगी कि सैलरी सबसे बड़ा एरिया होता है अक्रूवल वाला, अक्रूवल में सबसे बड़ी अमाउंट सैलरीज की आ रही होती है, बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपेंसेस के अंदर भी सबसे बड़ी अमाउंट सैलरीज एक्सपेंस की आ रही होती है। ऑब्टेन ए शेड्यूल और लिस्ट ऑफ ऑल अक्रूवल्स एंड एग्री बैलेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही कह रहा है, लिस्ट ले ली। रिव्यू लिस्ट ऑफ अक्रूवल टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ यूजिंग ऑडिटर्स नॉलेज एंड बाय कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर, ये कौन सा प्रोसीजर है, एनालिटिकल। क्या कर रहा है इसमें, पिछले साल कंपेयर कर रहा है, जो पिछले साल में आइटम सारी थी वो इस साल भी है कि नहीं। सेलेक्ट सैंपल ऑफ अक्रूवल्स एंड वेरीफाई इट्स कैलकुलेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे रेंट का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब जो भी है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर ले। सेलेक्ट सैंपल ऑफ अक्रूवल्स एंड वाउच विद पेमेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, ये क्या है, ए से बी के बी से ए, ये ए से बी जा रहा है, यानी जो रिकॉर्ड अमाउंट हुई है ईयर एंड के बाद पेमेंट देख रहा है उनकी हुई कि नहीं। फिर पांचवा क्या कह रहा है, सेलेक्ट सैंपल ऑफ सब्सिक्वेंट पेमेंट and check date of sorting documents to identify if any payment relates to current period and requires accrual। अभी ये B से A की तरफ आ रहा है, तो प्रोसीजर नंबर 4 और 5 में फर्क समझ आ रहा है आपको, 4 और 5 में फर्क समझ आ रहा है, पक्की बात है। चलिए, है दोनों में वही सैंपल और पेमेंट, दोनों में सैंपल, डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन चेंज होने से प्रोसीजर असर्शन चेंज होते हैं। फिर प्रोसीजर फॉर प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अब मैं क्या ये पढ़ लें, आप पढ़ते जाएंगे वही रिपीट हो रहे हैं। अक्रूवल के अपोजिट कर दे प्री पेमेंट। कैन ऑब्टेन शेड्यूल और लिस्ट ऑफ ऑल प्री पेमेंट्स एंड एग्री बैलेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेंगे। रिव्यू लिस्ट ऑफ प्री पेमेंट्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस, पिछले साल के साथ कंपेयर कर लो प्री पेमेंट की लिस्ट पूरी है कि नहीं, पिछले साल तो इंश्योरेंस प्री पेड थी, इस साल क्यों नहीं है, होनी चाहिए ना। थर्ड, सेलेक्ट सैंपल ऑफ प्री पेमेंट्स एंड चेक इट्स कैलकुलेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सैंपल प्री पेमेंट का सेलेक्ट किया, जो रिकॉर्ड हुआ उसका सैंपल सेलेक्ट किया और देखा कि पेमेंट वगैरह के साथ। सेलेक्ट सैंपल ऑफ प्री पेमेंट्स एंड वाउच विद, अच्छा इसमें अजीब बात है, इसमें पांचवें वाला क्यों नहीं है, इसमें ये देखिए ये वाला सैंपल ये है ना, ये मैच करते हैं कि रिकॉर्डेड का सैंपल सेलेक्ट करके ईयर एंड के बाद देखा, हाँ जी, क्योंकि प्री पेमेंट की ईयर एंड के बाद कोई पेमेंट होती ही नहीं है, एडजस्टमेंट होती है बस, वो चेक कर लिए। तो ईयर एंड के बाद पेमेंट नहीं होती तो चेक क्या करेंगे, इसीलिए पांचवा प्रोसीजर नहीं आया। क्लियर, हाँ सर्विसेज चेक कर सकते हैं, उसके बदले में सर्विसेज मिली नहीं, और सर्विसेज ये है कह रहे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इससे मुराद सर्विसेज ही है, ठीक है जी। क्या इसमें एक और प्रोसीजर, हाँ वो एक्सपेंस नहीं ये, हाँ जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया है वो ईयर एंड के बाद एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, ये यहां पे आ रहा है, पता किधर आ रहा है इसमें। सेलेक्ट सैंपल ऑफ प्री पेमेंट एंड वाउच विद सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स का मतलब यही है कि वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट कौन सा एरिया था, ये लीजिए। अच्छा, बैंक में 2 ही डॉक्यूमेंट सबसे अहम है। जब भी आपके जहन में कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना, आपको पहले भी बताया था शायद, किसी एरिया को वेरीफाई करना हो ना, आपने सबसे पहले ये देखना है इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी यूज हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स यूज हो रही होंगी उनको बेसिकली वेरीफाई करना हमने।
बैंक में ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल, अच्छा आपके ख्याल में बताइए क्या क्या पहले सबसे पहले तो जजमेंट की बेस पे क्लाइंट से सारे बैंक्स की लिस्ट लेंगे और देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच करती है कि नहीं, ठीक है। फिर हर बैंक अकाउंट की अलग-अलग वेरिफिकेशन होगी, उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे, चेक करेंगे और कंफर्मेशन भी चेक करेंगे। अच्छा ये जो बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हुए हैं, इनकी कोई अप्रूवल होती है कि नहीं? हाँ, बैंक अकाउंट ओपनिंग जितने अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर ओपन हुए उनकी भी अप्रूवल चेक करनी है, जितने अकाउंट क्लोज हुए हैं उनकी भी। अच्छा मुझे दो केस स्टडी याद आ गई। इस पहली केस स्टडी में उसने कहा सीएफओ के पास गए, आपने उससे पूछा रिलेटेड पार्टीज, उसने कहा कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। आप खुश हो गए, आपने कहा शुक्र है रिलेटेड पार्टी का कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। क्या ये कंक्लूजन ठीक है? क्यों ठीक नहीं है भाई? खुद भी तो चेक करो, हो सकता है वो छुपा रहा हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो, उसे खुद भी पता ना हो। तो हमने तो प्रोसीजर फिर भी परफॉर्म करने हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन में उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट क्लोज हो गया, सीएफओ ने कहा ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट क्लोज हो, और आपने उस क्लोज्ड अकाउंट को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड किया। क्या ठीक किया? क्लोज अकाउंट में भी दो रीजन है। पहले रीजन ये कि क्लाइंट कह रहा है क्लोज असल में हुआ कि नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है। और दूसरा ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हुआ तो कुछ ईयर एंड पे बैलेंस नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन और रिसीट पेमेंट की होंगी जिनकी वेरिफिकेशन हमारे काम आ सकती है। इसीलिए अकाउंट क्लोज्ड को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, ओपन को तो करना ही करना है, अप्रूवल भी देखनी है। अच्छा अब दो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बैंक कंफर्मेशन, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक कंफर्मेशन लेटर में क्या करेंगे आप? सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, हर बैंक अकाउंट को भूल गए आप, हर बैंक अकाउंट को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, ठीक है। अच्छा उसमें फिर बैलेंस भी कंफर्म कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म कर सकते हैं, जैसे लोन की डिटेल्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह, अदर इन्फॉर्मेशन भी। और जो जवाब आएगा उसको मैच करना है। अगर जवाब नहीं आता तो फॉलो अप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर आता है कोई डिफरेंस है तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये तो हो गए बैंक कंफर्मेशन के ऊपर जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है। बीआरएस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? बीआरएस को कैसे जैसे फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए हमने अपने जहन में फिक्स एसेट शेड्यूल ले आए थे, फिक्स एसेट शेड्यूल में हर एक चीज को वेरीफाई करते गए थे लदा, तो हमारा फिक्स एसेट वेरीफाई ऐसे ही है ना, फिक्स एसेट आपको ना शेड्यूल बनाया था। उसी तरह बैंक को जब आपने वेरीफाई करना हो तो जहन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ले आए और एक एक करके सारी चीजों को वेरीफाई करते रहे। जैसे बीआरएस का जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? कैश बुक। अच्छा बीआरएस याद रखे ये एक सफा है अलहदा से, एक सफा है ये कैश बुक नहीं होती, ये बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, ये एक अलहदा से पेज है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है उसको मैच करना है किसके साथ? कैश बुक के साथ। कैश बुक में वही बैलेंस आ रहा है कि नहीं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी तो आ रहा होगा, उसको किसके साथ मैच करना है? बैंक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर अजीबो गरीब से आपने प्रोसीजर लिखे हुए हैं, एक जगह पे आपने लिखा हुआ है एग्री बैलेंस एज पर कैश बुक विद कैश बुक, यानी वही कैश बुक का बैलेंस उसी के साथ मैच करना है। ये क्या है? ये हाँ जी, वो बीआरएस में जो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है उसको कैश बुक के साथ कंपेयर करना जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है। नहीं समझ आई? फिर कहने लगा मिल गया वो बच्चा, फिर कहने लगा सर आपने लिखा हुआ है प्रोसीजर में एग्री बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट, वही बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसी के साथ मैच करना है। नहीं, क्या लिखा हुआ है? जो बीआरएस में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, उसको बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करो। कि सही उठाया कि नहीं उठाया क्लाइंट? ये तो दो प्रोसीजर हो गए। फिर इसके बाद उसमें कौन से आते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं भला? जो हमने लोगों को इशू किया कैश। तो हमने चेक करना है एज ऑडिटर कि जो अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट आ रही है वो ईयर एंड के बाद बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो गए हैं कि नहीं। बैंक स्टेटमेंट में वो प्रेजेंट क्लियर हो जानी चाहिए ना भाई। किसी को चेक दें वो तो घर बाद में जाएगा, पहले बैंक जाएगा कि कैश मिल जाए। तो 2-4 दिन चले फिर भी डिले हो जाता है, महीना डिले तो नहीं ना होता। तो अक्सर चेक आपने जो इस महीने इशू किए होंगे अगर इस महीने प्रेजेंट नहीं हुए अगले महीने 2-4 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादातर चेक तो क्लियर हो गए। अगर कोई स्टिल अनप्रेजेंटेड है लॉन्ग टाइम पीरियड से, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कहीं कोई फेक ट्रांजैक्शन, फेक पेमेंट तो नहीं है। इसी तरह अनक्रेडिटेड चेक्स हैं,
शुरू हो गए हैं, हमने उन्हें कैश हुआ है। वो हमने देखना चाहिए बैंक में आगे क्या नहीं। सब इसे कहते हैं हम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, सब्सिक्वेंट एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट चेक करना है। सब्सिक्वेंट एंट्री होनी चाहिए ना। बीआरएस में जितनी भी रिकंसाइलिंग आइटम है कंसेप्चुअली सोचें, वो कौन सी आइटम्स हैं जो कैश बुक में हो चुकी हैं बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में अपीयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यही थे। और अगर पूरा महीना गुजर गया नहीं अपीयर हुई, क्लाइंट से कहेंगे भाई क्या मसला, फेक तो नहीं लग रहा, ये बैंक तो कोई छोड़ता नहीं बैलेंस, जल्द से जल्द चेक मिल जाए, सबकी कोशिश होती है क्लियर हो, तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैंक चार्जेस आ रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, हाँ, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? अगर नेगेटिव है इस वजह से आएगा, इस वजह से भी नहीं आना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर आएगा, तो ठीक है, तो रिकॉर्ड होना चाहिए भाई, ये समझाना चाह रहा हूं। बीआरएस में सिर्फ 2 आइटम्स आनी चाहिए, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। बाकी जितनी भी आइटम्स है कैश बुक में एडजस्ट होनी चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं इस कंसेप्ट से कि हर आइटम रिकंसाइलिंग का फिट कर दो? मुझे याद है आईकॉम बीकॉम में ऐसे किया करते थे, वो हर आइटम बीआरएस में, वो कैश बुक में एडजस्ट होनी वो भी बीआरएस में फिट कर देते थे। सीए में आगे फिर पता चला नहीं, ये तो दोनों फर्क हैं। कैश बुक में जो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए, इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, वो तो कैश बुक की एंट्रीज है, और बीआरएस में थोड़ी आती हैं। बीआरएस में तो सिर्फ वो आती हैं जो कैश बुक में एडजस्ट हो गई, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई। नहीं समझ आ रही है? इंट्रो नहीं पड़ी? अच्छा, बीआरएस कभी जिंदगी में बनाई ही नहीं आपने? अल्लाह अकबर। अच्छा, ये है वो नस्ल एग्जेम्पशन वाली, ये वो जनरेशन। वो मुझे याद है हमारी फर्म में एक मैनेजर होते थे, हमारी जिस वक्त हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे, हमारी जनरेशन बन रही, उस वक्त ऑन एवरेज 150 एक बैच में चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होते थे। तो एक मैनेजर थे, उनके बारे में बड़ा पार्टनर जब भी उनको बुलाते दूसरे लोग वो कहते थे यार उस मैनेजर को बुलाएं जो 300 वाले बैच में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। वो एक बैच ऐसा था जिसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली बड़ा हाई था, 280 प्लस के करीब उसमें, हालांकि 150 पास होते थे। तो वो मशहूर था भाई, उस बैच में हर कोई पास हो गया है। तो जैसा जैसे ये वो वाली नस्ल है जिसकी अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट है, तो वो नस्ल पहचान के हमेशा ठीक। नहीं अब सही प्रॉब्लम आ रही है कॉस्ट में सही शाबाश। अच्छा, तो बीआरएस वैसे कभी आपने जिंदगी में आज तक देखी भी नहीं? फॉर्मेट देखा हुआ ना? चले बीआरएस ये समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात हम आपका 31 दिसंबर का जो अपनी कैश बुक होती है उसका मुताबिक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस फर्क होगा। तो बीआरएस इसलिए बनाई जाती है कि देखा जाए फर्क किस वजह से है। ये फर्क यहाँ तो चेक्स वगैरह की वजह से होगा, चेक्स की वजह से फर्क है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई एरर या ओमिशन है या एरर या उस वजह से फर्क है तो उसको एडजस्ट करना है कैश बुक में। ये मेन कंसेप्ट पिक कर रहे हैं कि अगर चेक्स का फर्क हुआ तो वो रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आएगा, लेकिन अगर फर्क हुआ एरर या ओमिशन का, वो कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए। हाँ, कैश बुक में होता है, ज़ाहिर एरर या ओमिशन हमने किए होंगे प्रोबेबली। चलिए, तो ये प्रोसीजर है। अब ये बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल बैंक्स की लिस्ट ले ली अलोंग विद क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्ट, CST कॉस्ट का मतलब होता है सम करना, ये COST कॉस्ट काउंटिंग वाला नहीं है। टू इंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड एग्री बैलेंस, इसमें तो बैलेंस एग्री करवा रहा है, रूटीन का प्रोसीजर। फिर कह रहे हैं रिव्यू कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर अनयूजुअल एंट्रीज, देखो कि कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट में कोई अनयूजुअल एंट्री तो नहीं आ रहे। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रोसीजर सुन लो। कॉस्ट बीआरएस, कॉस्ट करो, कॉस्ट का मतलब क्या है? सम करके देखो बैलेंस ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको बीआरएस का कोई फॉर्मेट भी दिखाना पड़ेगा। ये मैं अकाउंटिंग के टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ शेयर कर दे, फिर मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट, बेफिक्र है, मुझे खुद पता है, और मेरे लगे पूछना मेरे से कुछ नहीं है उसके बारे में, मेरी अकाउंटिंग फारिग है। एग्री बैलेंस एज पर कैश बुक विद कैश बुक, ये वही लाइन जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट। चेक रिकंसाइलिंग क्या चीज? नहीं मेरी अकाउंटिंग एग्जाम नहीं थी, अकाउंटिंग हक सच पास की हुई है सारी अकाउंटिंग, और हमने तो टेस्ट भी दिया हुआ है।
एंट्री टेस्ट भी दिया हुआ है। चेक रिकनसाइलिंग आइटम इन BRS विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मैं और मेरे दोस्त ने हम दोनों ने इकट्ठा एंट्री टेस्ट दिया था, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो फेल हो गया। चले फार्स का चेक रिकनसाइलिंग आइटम BRS विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड देयर क्लियरेंस इन बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट। ये क्या कह रहा है कि वो जो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक है ना, उसको देखो वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो गए। शाबाश। फॉर सिग्निफिकेंट डिले इंक्वायर एक्सप्लेनेशन। अगर क्लियर नहीं हुए, ज्यादा डिले आ रहा है तो पूछो भाई ये ज्यादा डिले क्यों आ रहा है, ठीक है। फॉर अनट्रेस्ड आइटम एग्जामिनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आइटम अगले महीने में आई ट्रेस ही नहीं हुई, ट्रेस इस महीने भी आउटस्टैंडिंग, अगले महीने भी आउटस्टैंडिंग, उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लो कि वो फेक तो नहीं है। फिर बैंक कंफर्मेशन लेटर में क्या देखना है, बैंक कंफर्मेशन लेटर ऑल बैंक अकाउंट को सेंड करो चाहे क्लोज हुए हैं। फिर जो बैलेंस है बैंक कंफर्मेशन का बैलेंस है उसे BRS के साथ मैच करो। BRS के बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए ना। बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन लेटर दोनों में फर्क कौन बताएगा? बैंक स्टेटमेंट होती है कि जो बैंक नहीं दिखता है, बैंक स्टेटमेंट है जो ईयर एंड पे बैंक अपने अकाउंट होल्डर को सेंड करता है, बैंक कंफर्मेशन हम सेंड करते हैं कि आप बैंक, और बैंक कंफर्मेशन जो हमने सेंड की और बैंक ने हमें बताया कि हाँ यही बैलेंस है। ये पार्ट ए था क्वेश्चन का। पार्ट बी सुनिए, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल है और क्यों? जो बैंक कंफर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल, क्यों? हम डायरेक्टली कर रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसीलिए कह रहा है कि बैलेंस को कंफर्म, बैंक स्टेटमेंट से तो चेक कर ही रहे हो, कंफर्मेशन लेटर से भी मैच कर लो, ठीक है, विद BRS। फिर कंफर्मेशन शुड बी, कंफर्मेशन को पढ़ो भी, उसमें एक बाज़ औक़ात फर्क लिखा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, देखो क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर कोई बैंक चार्जेस हैं, लोन की वायलेशन है, लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जमानत, तो वो भी हमारे लिए रेलिवेंट है कि सिर्फ बैलेंस रेलिवेंट है? जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड हुई है वो हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है? जो लोन लिया है, लोन का सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, वो हमारे लिए एज आइटम जानना क्यों जरूरी है? लायबिलिटी तो लोन होता है, सिक्योरिटी थोड़ी होती है। चार्ज है कि नहीं उसका एविडेंस? हाँ जी, सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट रिक्वायर्ड, वही क्यों जानना जरूरी है? डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर देते हैं। IS2 में भूल गए, उसमें भी था प्लेज के तौर पे इन्वेंटरी रिक्वायर्ड हुई है और डिस्क्लोजर दो। IS2 में डिस्क्लोजर था लोन का, लोन की सिक्योरिटी डिस्क्लोज करनी होती है कि नहीं? तो वो कहां से पता चलेगी? एक बैंक कंफर्मेशन से बैंक भी बता देता है। बस ये आगे वही बात हो गई। चेक दैट बैंक हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन इन द लेटर। चेक करो बैंक ने सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। अच्छा ये चले, अब बाकी ठीक है, बाकी बैंक है, कैश है, अक्रूवल हो गया, बैंक, अच्छा कैश ना, नहीं कोई बात। अच्छा एक चीज और थोड़ी सी, नेक्स्ट वीक में आपका टर्म टेस्ट है, इसमें मैं थोड़ा सा आंच हल्की कर रहा हूँ ऑडिट की, ठीक है। इसमें हम तकरीबन समझ लें हमारा जो नॉर्मल लेक्चर में अगर 100% होती है ना कवरेज, तो इसमें कोई 50-60% होगी, बाकी 40-50% हमारे जो टेस्ट है ना, कुछ पेंडिंग वगैरह, उनके डिस्कशन, उसमें कुछ जो आपने एरर किए हैं, कुछ सजेशन, ये डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीक में चूंकि आपको थोड़ी सी राय दी जा रही है, ठीक है, क्या राय? अच्छा ये जो मैं आपको राय देने का आपको बात बताइए ना, इसमें भी रिस्क है, आप रिस्क नहीं आइडेंटिफाई कर सके। वो क्या देखें, आंच धीमी कर दी है तो रिस्क है, टाइम ज्यादा लगेगा पकने में, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कि बाद में जब ये नेक्स्ट वीक गुजर जाएगा ना, इसके बाद आंच तेज कर जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कच्ची नहीं बॉडी रहती, आप बेफिक्र। अच्छा तजर्बा मेरे भाई का, बोले हॉस्टल में रहते हो ना? चलिए ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।